नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऐबक के बारे में। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी यहाँ पे नमाज पढ़ते टाइम ही खोखरों के द्वारा उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ऐबक उस टाइम कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। और ये जो यालदोज है और एक कुबाचा है, कुबाचा रहता है गजनी में और यालदोज यहाँ पे था सिंध में। तो ये तीनों जहाँ पे थे वहीं पे अपने आप को स्वतंत्र क्या कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं, वहीं पे अपना अधिकार जमा लेते हैं और वहीं रह जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद गोरी का ये कोड था कि जो मेरे गुलाम है वही क्या है, मेरे शासक बनेंगे आगे जाके, उत्तराधिकारी है मेरे। तो ये ऐबक यहाँ इंडिया में था। तो इंडिया का हम पढ़ रहे हैं। तो ऐबक कब का टाइम पीरियड कितना है? 1206 से लेके 10 तक, 4 साल तक ही ये इंडिया पे इसने रूल किया था। फिर बाद में ये चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उससे पहले देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि गुलाम वंश में एक नाम आता है मामलुक वंश। ये मामलुक वंश क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मामलुक वंश में कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आता है ये गुलाम वंश के ही 3 पार्ट हैं। जो एक तो कुतबी वंश, सबसे पहले कुतबी वंश से कौन से था, आपका ऐबक था। ऐबक के बाद में शमसी वंश आता है, क्योंकि इल्तुतमिश था, वो कौन से वंश से था, तो शमसी वंश से था। बलबन कौन से चलाया उसने वंश, तो बलबनी वंश चलाया। तो गुलाम वंश में 3 कैटेगरी हैं, कुतबी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, शमसी इल्तुतमिश और बलबनी वंश बलबन वाला। ये तीनों मिला के क्या कहलाए, मामलुक वंश कहलाते हैं। मामलुक का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मामलुक वंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए जो दास हैं वो क्या कहलाते हैं, मामलुक कहलाते हैं। मामलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए जो दास हैं वही क्या कहलाते हैं, मामलुक कहलाते हैं। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में इसका ऐबक का बेटा बैठता है आराम सा, उसके बाद में ये इल्तुतमिश बैठता है, फिर बलबन बैठता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, कौन से वंश से थे, गुलाम वंश से थे, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे। तो ये गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, कुतबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। इन तीनों को मिला के हमने क्या कह दिया, मामलुक वंश। मामलुक वंश ये तीनों मिला के गुलाम वंश के क्या कहलाए, मामलुक वंश। शाब्दिक अर्थ याद रखना है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो 5 वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद आता है, फिर लोधी आता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 वंश हो गए। टोटल कितने वर्ष शासन करते हैं ये 5 वंश? 320 वर्ष ये शासन करते हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सबसे सर्वाधिक कौन से वंश ने शासन किया था, तो तुगलक वंश ने किया था, और सबसे कम किया था खिलजी। सबसे छोटा जो शासन टाइम पीरियड था वो खिलजी का था, और सबसे सर्वाधिक शासन किया था तुगलकों ने। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटा किसका है, सर्वाधिक किसका है। फिर हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश में ऐबक के बारे में। सबसे पहले यही आता है मोहम्मद गोरी के बाद में ऐबक, इसी का गुलाम था मोहम्मद गोरी का। अब देखो ऐबक के बारे में, ये ऐबक कहाँ का था। ऐबक के जो माता पिता थे वो तुर्कमेनिस्तान के थे। वो क्या करते हैं, ऐबक को, बहुत गरीब रहते हैं तो वो ऐबक को क्या करते हैं, दास उनको बेच देते हैं। अब अब्दुल अजीज़ कोका को, अब्दुल अजीज़ कोका है वो अपने साथ उसको गजनी ले जाता है। फिर उसके बाद में अब्दुल अजीज़ कोका है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके जो पुत्र होते हैं अब्दुल अजीज़ कोका के, वो पुत्र उसको ले जाते हैं निसापुर बाज़ार में, और निसापुर बाज़ार में इसको बेच देते हैं। और वहाँ से ये गोरी है वो इसको खरीद लेता है। तो ये गजनी गोरी ने कहाँ ख़रीदा था, तो ये निसापुर बाज़ार में गजनी में इसको ख़रीदा गया था। गजनी में गोरी ने इसको ख़रीदा। 1205 में गोरी ने इसको क्या कहा था, वली अहद। वली अहद यानी कि मेरा उत्तराधिकारी ये है, कौन है, ऐबक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वली अहद को मोहम्मद गोरी ने इसको ऐबक को वली अहद की संख्या कब दी थी, तो 1205 में दी थी। वली अहद का मतलब मेरा उत्तराधिकारी। यलदोज था, यलदोज जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो यलदोज तो कहाँ था, गजनी में था। कुबाचा कहाँ पे था, सिंध में था। और ऐबक था भारत में, वो वहीं अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। ऐबक भारत में है, गोरी के बाद में ये यहाँ पे क्या करता है, रूल करता है इंडिया में। सबसे पहले तुर्की राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, तो ऐबक माना जाता है। दिल्ली का प्रथम तुर्क कौन था जिसने शासन किया, वो कौन था, ऐबक था। तो दिल्ली का प्रथम तुर्क भी ऐबक कहलाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक भी ऐबक कहलाता है। वली अहद की संज्ञा किसने दी, किसको दी, मोहम्मद गोरी ने, तो 1205 में दी थी, ऐबक को दी थी। ये सारी बातें ऐबक के बारे में ध्यान रखनी है। फिर देखो उपाधि क्या क्या थी ऐबक की। उपाधि से क्वेश्चन आता है, एक तो लाख बख्श,
क्योंकि इसने सभी को क्या दिए थे, बहुत सारा धन वितरित किया था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खां भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इसने कुरान है वो इसको मुख्य जुबानी याद थी, इंटेलिजेंट बहुत था, तो कुरान खां की उपाधि भी इसको दी गई थी। ऐबक को लाख बख्श की संज्ञा और हातिम द्वितीय की संज्ञा भी यही कहलाता था आपका ऐबक। लाख बख्श, कुरान खां और हातिम सेकंड। इसने किस किस को संरक्षण दिया था, कौन कौन से था लेखक इसमें, तो एक तो था हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है, ताज उल मासिर, ये तो हसन निजामी इसी के दरबार में था। एक था फ़क्र ए मुदब्बिर, उसने कौन सी रचना की, अदब उल हर्ब। अदब उल हर्ब की रचयिता कौन है, फ़क्र ए मुदब्बिर। और हसन निजामी ने कौन सी लिखी है, ताज उल मासिर। ये तो पूछी हुई है किताब, हसन निजामी की कौन सी किताब है, तो ताज उल मासिर है। फ़क्र ए मुदब्बिर की है उदब उल हर्ब। ये कहाँ पे थे, ऐबक के टाइम पीरियड में, ऐबक के दरबार में था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐबक ने हमेशा किसके रूप में शासन किया, गुलाम के रूप में ही शासन किया। कभी भी इसने ये गद्दी पे नहीं बैठता था, ये हमेशा नीचे ही बैठ के अपना शासन संचालित करता था मोहम्मद गोरी के अंडर में रह के। क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, फिर भी ये इसका गुलाम ही रहता है, तो गुलाम के रूप में शासन करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुलाम वंश कहा जाता है। अब ऐबक जब भारत की गद्दी पे बैठता है, यहाँ पे ऐबक बैठा है, ऐबक क्या करता है, और ऐबक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, एक तो आंतरिक समस्याएं, एक बाह्य समस्या। एक तो कुबाचा की समस्या निकल के आती है, एक यालदोज की समस्या सामने आती है। कुबाचा आंतरिक समस्या में पहले देखो, दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक तो आंतरिक समस्या, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, भारत के जितने भी क्षेत्र जीत रखे थे मोहम्मद गोरी ने, जिस पे रूल कर रहा था ऐबक, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो एक तो वो आंतरिक विद्रोह दबाएगा, फिर इसी के जो गुलाम थे, इसके जो साथी थे, यहाँ पे इंडिया में देखो, ये इंडिया, पाकिस्तान भी अपने साथ ही था, यहाँ पे है। यहाँ पे कौन कौन है, एक तो यालदोज है, एक कुबाचा है। यहाँ पे ये अपना खुद का क्षेत्र है, इसने क्योंकि अपना क्षेत्र बढ़ाया नहीं था, वो जो अंदर बाहर के जो 4 साल ही तो रहा था, उसके बाद में ये आंतरिक विद्रोह दबाता है, उसके बाद में यालदोज से संधि करता है, कुबाचा से संधि करता है, और किस प्रकार से देखो इनसे ये संधियाँ करता है। तो बाह्य में ये ताजुद्दीन जो यालदोज है, उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, यानी संबंधी बन गया उसका। संबंधी बनने के बाद में वो यालदोज कभी उसका क्या नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। तो पुत्री का विवाह किससे किया था ऐबक ने, तो यालदोज से किया था। और नासरुद्दीन कुबाचा से किसका विवाह कर दिया, अपनी बहन का। पुत्री का विवाह किससे किया, यालदोज से किया। कुबाचा से विवाह किसका कर दिया, अपनी बहन का कर दिया। और अपनी एक और पुत्री से विवाह किया था, यालदोज की पुत्री से खुद ने विवाह कर लिया था इसने। और अपनी खुद की जो पुत्री थी उसकी शादी की थी इल्तुतमिश ने, फिर तो ये आगे जाके बनता है। और इल्तुतमिश को इसने उपाधि दी थी सर ए जादार की और अमीर ए शिकार की, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही खूबसूरत था, इसी को भी इसने खरीदा था। ये दास था इल्तुतमिश, इसी का दास था। फिर ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है इल्तुतमिश से ऐबक। तो इसे जो उपाधियाँ देता है वो पूछी हुई उपाधियाँ हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी राइट डाउन किया है। तो सर ए जादार और अमीर ए शिकार, ये किसकी उपाधियाँ थी, इल्तुतमिश की। किसने दी थी, ऐबक ने दी थी। खुद किसकी पुत्री से विवाह करता है, यालदोज की पुत्री से विवाह कर लेता है। और नासरुद्दीन कुबाचा से क्या करता है, ये अपने बहन का विवाह कर देता है। तो वैवाहिक संबंध से ये अपने जो बाह्य जो आक्रमण थे उनसे रोक लेता है। और यहीं पे राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाता है, लाहौर ले जाता है, ताकि ये आक्रमण करे तो इसको पता तो लगे। लाहौर नज़दीक ले जाने का कारण यही था कि ये जो यालदोज और कुबाचा है, उनसे ये इसको भय था कि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसका निर्माण कार्य क्या था वो देखते हैं हम। तो इसने कुतुब मीनार निर्माण के क्या लिखी थी, नींव रखी थी। तो किसने रखी थी कुतुब मीनार की नींव, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, दिल्ली में रखी थी इसने कुतुब मीनार की। मोहम्मद गोरी का क्या था, ये गुलाम था। और इसने 1199 में, ठीक है ये डेट याद रखना, 1199 में ये क्या करता है, कुतुब मीनार की नींव रखता है। लेकिन ये 4 साल में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसको कुतुब मीनार को जो 1299 में इसको कंप्लीट करवाया गया था, 1229 में। 1199 में काम शुरू किया, 1229 में किसने इसको कंप्लीट करवा दिया, 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। ये टोटल कितने मंजिली है, 5 मंजिली है। पहला तो निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा और पांचवा बनाया था फिरोज शाह ने, और तीसरा बनाया था इल्तुतमिश ने। टोटल ये जब दोबारा टूट जाती है तो बिजली गिरने से फिर इसका निर्माण वापस करवाता है इल्तुतमिश। अब देखो इसने किसकी नींव रखी, तो कुतुब मीनार की नींव रखने वाला था
कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में जो राय पिथौरा नामक किला था उसके पास ने उसने एक शहर बसाया था। ये जो शहर बसाया था ये 7 शहर हैं दिल्ली में, उसमें प्रथम शहर माना जाता है जो किसके द्वारा बसाया गया था, ऐबक के द्वारा बसाया गया था। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसी का निर्माण किसने करवाया था, ऐबक ने करवाया था। यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया था। उसके बाद में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा इस पर बनाया था। वजीर का पद सबसे पहले सामने किसके टाइम आता है, तो ऐबक के टाइम में ही वजीर का पद सामने आया था। तो इंडिया में वजीर का पद लाने वाला कौन था, ऐबक था। गजनी का संबंध पूर्णतः से विच्छेद करने का काम किसने किया था, तो ये ऐबक ही करता है। पहले गजनी से अटैक होते थे, यालदोज गुपाचा ये कहाँ पे थे, गजनी में थे, ये अटैक करेंगे तो गजनी से पूर्णतः संबंध विच्छेद किसने किया था, ऐबक ने किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गजनी का संबंध विच्छेद कौन से शासक ने किया था इंडिया से, तो ये किया था ऐबक ने। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। चौगान जब ये खेल रहा था जिसे हम पोलो कहते हैं, उसके टाइम घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो जाती है, उसको लाहौर में ही दफनाया गया था। फिर उसके बाद में इसका पुत्र बैठता है गद्दी पे बैठता है आराम शाह 8 महीने में। लाहौर में ये था आराम शाह, वहीं पे उसको क्या कर दिया जाता है, शासक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उधर इल्तुतमिश वहाँ पे दूसरी जगह पे था, फिर वो आता है और आराम शाह को मार देता है। उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश की पुत्री का विवाह हुआ था, ऐबक की पुत्री का विवाह हुआ था इल्तुतमिश से, जिसको ये उपाधि भी देता है सर जादार की और अमीर शिकार की। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों को एक साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।